नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। G20 के ऊर्जा अंतरण कार्य समूह की पहली बैठक कल बेंगलुरु में शुरू होगी। देश भर में गेहूं की ई नीलामी का दूसरा चरण 15 फरवरी को होगा। भारतीय जनता पार्टी ने केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को कर्नाटक में आगामी विधानसभा चुनावों के लिए पार्टी प्रभारी नियुक्त किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जयपुर महाखेल के प्रतिभागियों को संबोधित करेंगे। खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने गुलमर्ग में 10 फरवरी से शुरू होने वाले खेलो इंडिया शीतकालीन खेल के तीसरे संस्करण के लिए शुभंकर, गीत और जर्सी का लोकार्पण किया। दोपहर समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। G20 की पहली ऊर्जा अंतरण कार्य समूह की बैठक कल से बेंगलुरु में शुरू हो रही है। 3 दिन की ये बैठक 7 फरवरी तक चलेगी। बैठक में G20 और अतिथि देशों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। बैठक में ऊर्जा अंतरण संबंधी तकनीक की कमी, ऊर्जा अंतरण के लिए कम लागत पर धन उपलब्ध कराने, ऊर्जा सुरक्षा और आपूर्ति श्रृंखला में विविधता, उद्योगों से कार्बन उत्सर्जन में कमी और भविष्य के ईंधन पर प्रमुखता से चर्चा होगी। हाल ही में बिजली सचिव आलोक कुमार ने बेंगलुरु में इस बैठक की कार्यसूची की जानकारी दी थी। एनर्जी ट्रांजिशन वर्किंग ग्रुप का जो काम है वो ये है कि जो G20 के देश हैं वो कैसे कलेक्टिवली एक अपनी सहमति बना के पूरे विश्व में एनर्जी ट्रांजिशन को आगे ले जा सके। इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण यह है कि इस तरह से किया जाए कि एनर्जी सिक्योरिटी सुनिश्चित की जा सके, ताकि सभी देशों में सभी नागरिकों को जो उनकी मूलभूत आवश्यकताएं हैं उसके लिए पर्याप्त एनर्जी एक अफोर्डेबल तरीके से सुलभ हो सके। राजस्थान के जोधपुर में G20 रोजगार कार्य समूह की बैठक आज दोपहर बाद समाप्त हुई। समापन सत्र को G20 अध्यक्ष के रूप में भारत ने और उपाध्यक्ष के तौर पर इंडोनेशिया और ब्राजील ने संबोधित किया। हमारे संवाददाता ने बताया कि 3 दिन की इस बैठक में 3 महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार विमर्श हुआ। 3 दिन की इस बैठक में कुल 11 सत्र आयोजित हुए हैं। इन सत्रों में मुख्य रूप से दुनिया में कौशल की मांग और आपूर्ति में समानता लाने, गिग और प्लेटफॉर्म इकोनॉमी तथा सामाजिक सुरक्षा के लिए सतत वित्त पोषण के विषयों पर चर्चा हुई है। कौशल की मांग और आपूर्ति में समानता लाने के लिए एक साझा प्लेटफॉर्म बनाने के बारे में भी इस बैठक में विमर्श हुआ है। कोविड के बाद बदली परिस्थिति और तकनीक के बढ़ते दखल के बाद ये विषय सभी विकसित और विकासशील देशों के लिए महत्वपूर्ण हो गए हैं। यह इस समूह की पहली बैठक थी। आगामी महीनों में आयोजित होने वाली 3 और बैठकों में भी इन्हीं मुद्दों पर चर्चा होगी। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जोधपुर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में 6 फरवरी को भारत ऊर्जा सप्ताह का उद्घाटन करेंगे। वे तुमकुरू में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का हेलीकॉप्टर कारखाना भी राष्ट्र को समर्पित करेंगे। इस अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मौजूद रहेंगे। श्री मोदी कुछ विकास पहल की आधारशिला भी रखेंगे। भारत ऊर्जा सप्ताह का आयोजन 6 से 8 फरवरी तक किया जा रहा है। कार्यक्रम में 30 से अधिक देशों के ऊर्जा मंत्री, 30,000 से अधिक प्रतिनिधि, 1,000 प्रदर्शक और 500 वक्ता भारत के ऊर्जा भविष्य पर विमर्श करेंगे। भारतीय रिजर्व बैंक ने कहा है कि वो वित्तीय स्थिरता बनाए रखने के लिए बैंकिंग क्षेत्र और निजी बैंकों पर लगातार नजर बनाए हुए है। बैंक का ये बयान एक कारोबारी समूह और बैंकों के बीच लेन देन के संबंध में मीडिया में व्यक्त की जा रही चिंताओं के बीच आया है। रिजर्व बैंक ने कहा है कि बैंकिंग क्षेत्र लचीला और सशक्त बना हुआ है। देश भर में गेहूं की ई नीलामी का दूसरा चरण 15 फरवरी को संचालित होगा। पहले चरण की ई नीलामी 1 और 2 फरवरी को आयोजित हुई थी। भारतीय खाद्य निगम ने बोलीदाताओं को डिपो से गेहूं का स्टॉक तुरंत उठाने के निर्देश दिए हैं। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा है कि ई नीलामी में बिके गेहूं और आटे को बाजार में उपलब्ध कराने पर कीमतों में गिरावट आएगी। बिहार में राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण एनआईए ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पीएफआई के 3 संदिग्ध कार्यकर्ताओं को पूर्वी चंपारण जिले के चकिया इलाके से गिरफ्तार किया है। एजेंसी ने आज सुबह इन कार्यकर्ताओं के ठिकानों पर छापे मारकर इन्हें हिरासत में लिया। पीएफआई के इन कार्यकर्ताओं ने अयोध्या में राम मंदिर को उड़ाने की धमकी दी थी।
अपर पुलिस महानिदेशक जेएस गंगवार ने आकाशवाणी को बताया कि पीएफआई के कार्यकर्ताओं को एनआईए और बिहार पुलिस के संयुक्त अभियान में गिरफ्तार किया गया। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/हिंदी और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी ने केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को कर्नाटक में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी का प्रभारी नियुक्त किया है। पार्टी के तमिलनाडु प्रमुख के अन्नामलाई को सह प्रभारी नियुक्त किया गया है। कर्नाटक में इस वर्ष के मध्य में विधानसभा चुनाव संभावित हैं। सिक्किम में श्री डीआर थापा को भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष और एनके सुब्बा को विधायक दल का नेता नियुक्त किया गया है। श्री डीटी लेप्चा को राष्ट्रीय कार्यकारिणी का विशेष आमंत्रित सदस्य नियुक्त किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस वर्ष जनवरी में भारतीय इस्पात प्राधिकरण के कार्य निष्पादन की प्रशंसा की है। प्राधिकरण ने इस महीने हॉल मेटल, कच्चे इस्पात और बिक्री योग्य इस्पात का सर्वाधिक उत्पादन का जनवरी में मासिक रिकॉर्ड बनाया। प्रधानमंत्री ने मध्य प्रदेश की 13 साल की मीनाक्षी क्षत्रिय को निक्षय मित्र के लिए स्वयं को नामांकित करने और अपनी बचत राशि के जरिए क्षय रोग से पीड़ित मरीजों की देखभाल करने के लिए उनकी सराहना की है। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया के ट्वीट के जवाब में प्रधानमंत्री ने इसे महत्वपूर्ण कदम बताया, जिससे कि टीबी मुक्त भारत के लक्ष्य को हासिल करने के प्रयासों को बढ़ावा मिलेगा। प्रधानमंत्री कल जयपुर महाखेल के प्रतिभागियों को वीडियो कॉन्फ्रेंस से संबोधित करेंगे। इन खेलों का शुभारंभ राष्ट्रीय युवा दिवस पर 12 जनवरी को हुआ था। इसका आयोजन स्थानीय लोकसभा सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौड़ 2017 से ही करते रहे हैं। इस वर्ष इस खेल में कबड्डी प्रतियोगिता पर विशेष ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने आज जम्मू के राजभवन में तीसरे खेलो इंडिया शीतकालीन खेल के शुभंकर गीत और जर्सी का लोकार्पण किया। इस अवसर पर जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। हमारे जम्मू संवाददाता के अनुसार इसके साथ ही इस महीने की 10 तारीख से कश्मीर संभाग के बारामूला जिले में गुलमर्ग के विश्व प्रसिद्ध स्की रिजॉर्ट के सबसे बड़े खेल आयोजन की शुरुआत हो गई है। श्री ठाकुर ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किया गया फिट इंडिया अभियान न केवल देश में खेल से संबंधित मूलभूत संरचना को पुनर्भाषित किया है, बल्कि युवाओं को भी खेल के प्रति प्रेरित किया है। विशेष रूप से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेने से पहले खिलाड़ियों से प्रधानमंत्री के विचार विमर्श से इस पर काफी सकारात्मक प्रभाव पड़ा। जहां देश में अधिकतर परिवारों में प्रश्न चिन्ह रहते थे कि क्या बच्चे खेल में जाएं या ना जाएं, आज वो सोच बदलने का काम भी पिछले 8 वर्षों में हुआ है। खेलो इंडिया अभियान हो, फिट इंडिया अभियान हो, इसने एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई है और प्रधानमंत्री मोदी जी ने जहां खिलाड़ियों को सुविधाएं दी, वहीं पर खिलाड़ियों के लिए मनोबल बढ़ाने के लिए समय समय पर उनसे बातचीत करना, बड़े टूर्नामेंट पे जाने से पहले उनसे बात भी करना, आने के बाद अपने घर पे उनको निमंत्रण देके बुलाना भी। ये शायद आज से बहुत पहले हुआ होता तो देश में बदलाव आ गया। खेलो इंडिया शीतकालीन खेल पहली बार 2020 में जम्मू कश्मीर में आयोजित किए गए थे। मध्य प्रदेश में चल रहे खेलो इंडिया युवा खेल प्रतियोगिता में खिलाड़ी शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं। राज्य में टीम स्पर्धा के सेमीफाइनल और व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा के फाइनल मुकाबले 8 स्थानों पर चल रहे हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। खेलो इंडिया युवा खेलों में मध्य प्रदेश फिलहाल पदक तालिका में पहले स्थान पर है। खेलो इंडिया युवा खेलों में आज 10 खेलों में पदकों के लिए मुकाबला हो रहा है, इसलिए पदक तालिका में कई उतार चढ़ाव देखने को मिलेंगे। वहीं दिल्ली में चल रही साइकिलिंग इवेंट में भी खिलाड़ियों में जबरदस्त जोर आजमाइश देखने को मिल रही है। मध्य प्रदेश के देव मीणा ने कल पोल वाल्ट में 4.91 मीटर छलांग लगाकर नया मीट रिकॉर्ड बनाया। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 78% अप्रूवल रेटिंग के साथ विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता बन गए हैं। अमेरिका की परामर्श कंपनी मॉर्निंग कंसल्ट के ताजा वैश्विक नेता अप्रूवल रेटिंग के अनुसार
प्रधानमंत्री मोदी ने लोकप्रियता में विश्व के कई नेताओं को पीछे छोड़ दिया है। चीन ने आरोप लगाया है कि अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन की पेइचिंग यात्रा स्थगित होने के बाद कुछ अमेरिकी राजनेता और समाचार माध्यम चीनी जासूसी गुब्बारा विवाद को बढ़ा चढ़ाकर पेश कर रहे हैं। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने आज कहा कि चीन के राजनयिक और श्री ब्लिंकन के बीच फोन पर बातचीत हुई है। चीन ने कल कहा था कि ये गुब्बारा मौसम संबंधी अनुसंधान के लिए छोड़ा गया था, जो अनियंत्रित होकर अमेरिकी हवाई क्षेत्र में पहुंच गया। इस बीच एक और चीनी गुब्बारा लैटिन अमेरिका में देखे जाने की खबर है। श्रीलंका की स्वतंत्रता के 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने आज श्रीलंका के विदेश मंत्री अली साबरी, श्रीलंकाई सरकार और वहां के लोगों को बधाई दी। अपने संदेश में डॉक्टर जयशंकर ने स्पष्ट किया कि पड़ोसी सबसे पहले नीति के तहत भारत श्रीलंका का भरोसेमंद भागीदार और विश्वसनीय पड़ोसी बना रहेगा। बांग्लादेश में भारतीय उच्चायुक्त प्रणय वर्मा ने बांग्लादेश के रामपाल में मैत्री सुपर ताप विद्युत संयंत्र का दौरा किया है। उन्होंने 1320 मेगावाट के ऊर्जा संयंत्र की दूसरी इकाई के कार्यों की समीक्षा की। महीने भर चलने वाला हिंदू त्योहार स्वस्थानी व्रत कथा कल काठमांडू में समाप्त होगा। इसमें हजारों श्रद्धालु स्वस्थानी मंदिर में मत्था टेकने के लिए आ रहे हैं। ब्यौरा हमारी संवाददाता से। हिंदू धर्मावलंबी पूरे नेपाल से शंखा शहर में साली नदी के पवित्र जल में डुबकी लगाने आते हैं। भक्त 30 दिनों तक मंदिर आकर व्रत उपवास रखते हैं और पूरे माघ महीने तक साली नदी के ठंडे पानी में सुबह स्नान करते हैं। पूष की पूर्णिमा से शुरू हुआ स्वस्थानी पर्व माघ की पूर्णिमा में समाप्त होता है। स्वस्थानी व्रत कथा का पाठ प्रतिदिन 31 दिनों तक किया जाता है। मान्यता है कि पार्वती भी साली नदी के तट पर स्वस्थानी देवी का 1 महीने तक व्रत ध्यान किया करती थी, जिससे सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। श्वेता सिंह, आकाशवाणी समाचार, काठमांडू। उत्तराखंड में केदारनाथ धाम में दूसरे चरण का पुनर्निर्माण कार्य लगभग 40% पूरा हो गया है। हालांकि बर्फबारी के कारण अभी निर्माण कार्य रुका हुआ है। अगले महीने काम फिर शुरू होगा। इस चरण में थानों, अस्पतालों, दुकानों, एटीएम और यात्री सुविधा केंद्रों का निर्माण किया जा रहा है। केदारनाथ में मार्च 2014 की आपदा में हुई तबाही के बाद पुनर्निर्माण कार्य प्रारंभ किया गया था। केंद्रीय बजट में उत्तराखंड में नई रेल लाइनों और यात्री सुविधाओं के विकास के लिए 5004 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसके तहत देहरादून और हरिद्वार रेलवे स्टेशनों को विश्व स्तरीय बनाया जाएगा और 9 अन्य स्टेशनों का भी विकास होगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बजट के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन को धन्यवाद दिया है। जम्मू में 11 दिन का प्रथम सरस आजीविका मेला आज से शुरू हो रहा है। ये मेला 14 फरवरी तक चलेगा। इस मेले में ग्रामीण क्षेत्रों के स्व सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं को स्वनिर्मित उत्पादों को बेचने और बढ़ावा देने तथा विक्रय मंचों के साथ मार्केटिंग से जुड़ने का अवसर मिलेगा। मेले में देश भर की कलाकार और स्व सहायता समूहों की महिलाएं अपनी कला, हस्तशिल्प, हथकरघा और खाद्य पदार्थों को प्रदर्शित करेंगी। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की कनिष्ठ अभियंता और सहायक अभियंता परीक्षा पेपर लीक मामले में आयोग के 2 अनुभाग अधिकारियों सहित 9 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। विशेष अन्वेषण दल की छानबीन के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर हरिद्वार के कनखल पुलिस थाने में मामला दर्ज कराया गया है। 9 आरोपियों में से आयोग के एक अनुभाग अधिकारी और उसकी पत्नी समेत 6 लोग लेखाकार भर्ती परीक्षा मामले में पहले ही जेल में हैं। मुख्यमंत्री ने बताया कि भर्ती में अनियमितता करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। श्री धामी ने बताया कि इन मामलों में जो भी शामिल पाया जाएगा उसके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। G20 के ऊर्जा अंतरण कार्य समूह की पहली बैठक कल बेंगलुरु में शुरू होगी। देश भर में गेहूं की ई नीलामी का दूसरा चरण 15 फरवरी को होगा। भारतीय जनता पार्टी ने केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को कर्नाटक में आगामी विधानसभा चुनावों के लिए पार्टी प्रभारी नियुक्त किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जयपुर महाखेल के प्रतिभागियों को संबोधित करेंगे। और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने गुलमर्ग में 10 फरवरी से शुरू होने वाले खेलो इंडिया शीतकालीन खेल के तीसरे संस्करण के लिए शुभंकर, गीत और जर्सी का लोकार्पण किया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।